Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about statutory status to MSP. And this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो एमएसपी के बारे में से समझने से पहले लेट अस सी कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग व्हाट आर द टू मेन रीजंस बिहाइंड लो इनकम ऑफ फार्मर्स इन आवर कंट्री। तो नीति आयोग ने जो भी फैक्टर्स हैं जो फार्मर्स के इनकम को हैम्पर करते हैं उनको मेनली दो पार्ट में बांटा है। पहला है क्रॉप फेलियर, दूसरा है मार्केट फेलियर। क्रॉप फेलियर मतलब फसल की बर्बादी हो जाती है किसी भी कारण से हो, पुअर मानसून हो गया, एनिमल अटैक्स हो गए, या फिर मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर में कैसा होता है कि फार्मर्स ने क्रॉप उगाया तो लेकिन उसको उसके क्रॉप का सही प्राइस नहीं मिला उसके मार्केट में, तो उसको कहा जाता है मार्केट फेलियर। तो क्रॉप फेलियर से बचाने के लिए फार्मर्स को कई सारे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर मॉनसून फेलियर से बचाने के लिए इरिगेशन स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। लेकिन मार्केट फेलियर से बचाने के लिए यानी कि अगर मार्केट में उसको सही प्राइस नहीं मिल रहा उसके प्रोडक्ट का, तो उससे बचाने के लिए फिर एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है भारत सरकार की जिसका नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम MSP। तो MSP क्या होता है, कैसे काम करता है, ज़रा देखते हैं। MSP का अगर एक सरल सा डेफिनेशन देखा जाए तो वो ये है कि इट इज़ द रेट एट विच द गवर्नमेंट बाइज ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स। जिस रेट पे भारत सरकार फार्मर से अनाज खरीदती है उसको हम लोग कहते हैं MSP। होता कैसा है कि भारत सरकार MSP अनाउंस कर देती है इन एडवांस इवन बिफोर द सोइंग सीजन ऑफ ए पर्टिकुलर क्रॉप। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि धान का खेत है, इसमें पैडी क्रॉप पे इसके सोइंग सीजन के टाइम में भारत सरकार अनाउंस कर देगी कि इस क्रॉप को अगर कोई नहीं खरीदता है मार्केट में तो हम खरीद लेंगे इस रेट पे। तो इस तरीके से फार्मर्स को प्राइस की इंश्योरेंस मिल जाती है कि अच्छा कहीं किसी और प्राइस पे बिके ना बिके, भारत सरकार तो इस प्राइस पे खरीद ही लेगी। दैट इज़ द हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्राइस इंश्योरेंस स्कीम टू द फार्मर्स थ्रू MSP एंड इट प्रोटेक्ट्स फार्मर्स फ्रॉम मार्केट फेलियर। तो कोई भी क्रॉप है, जैसे कि ये पर्टिकुलर क्रॉप है, इसका पहले ही इसके सोइंग के टाइम में अनाउंस कर देगी इन एडवांस भारत सरकार कि हम इस क्रॉप को 50 रुपये पर केजी में खरीद लेंगे। अगर कोई और नहीं खरीदता है तो मार्केट में अगर मान लीजिए आपको इससे ज़्यादा दाम मिल जाता है, 55 रुपये मिल जाते हैं, 60 रुपये पर केजी मिल जाते हैं, तो बेच दीजिए। अदरवाइज वी आर रेडी टू बाय इट एट ₹50 पर केजी। सो थ्रू दिस द फार्मर्स आर नाउ गारंटेड कि एटलीस्ट दे आर गोइंग टू फेच ₹50 फॉर देयर क्रॉप पर केजी। तो मिनिमम इतनी अर्निंग तो होने ही वाली है। इस तरीके से फार्मर्स की वल्नरेबिलिटी कम हो जाती है, उनकी ओवर डिपेंडेंस ऑन मार्केट कम हो जाती है। और मार्केट फेलियर के केस में भी यानी कि मार्केट्स में अगर उनको सही दाम नहीं मिला उनके प्रोडक्ट का, उस केस में भी फार्मर्स को एक इंश्योरेंस मिल जाती है कि उनको उनके दाम का प्रोडक्ट का सही दाम मिल जाएगा। MSP में कैसा है कि भारत सरकार की कमेटी कैबिनेट है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। दिस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंसेस MSP। तो हर साल ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये अनाउंस करती है कि MSP कितना होगा। दिस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंसेस MSP ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमीशन जिसका नाम है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल प्राइसेस। तो CACP रिकमेंड करता है और CCEA फिर वो अनाउंस करता है कि क्या होना चाहिए MSP फॉर डिफरेंट क्रॉप्स इन ए पर्टिकुलर सीजन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं व्हाट इज MSP। इट इज़ अ मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट द गवर्नमेंट कंसिडर्स एज ए रेम्यूनरेटिव फॉर फार्मर एंड हेंस डिजर्विंग फॉर सपोर्ट। गवर्नमेंट हाल अभी अगर देखा जाए तो भारत सरकार टोटल 23 क्रॉप्स के लिए MSP अनाउंस करती है। MSP पहली बार लाया गया था इन द ईयर 1966-67 और उस टाइम में MSP अनाउंस किया गया था ऑन वीट एंड दैट MSP वाज ₹54 पर क्विंटल। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ करके कितना हो गया है देखिए। जब अनाउंस किया गया था 1966-67 में तो ₹54 पर क्विंटल था, आज के टाइम में इट इज़ ₹1975 पर क्विंटल।
अब जरा देखते हैं कि एमएसपी से रिलेटेड करंट डेवलपमेंट्स क्या हुए। देखिए, आपको पता है कि 3 फार्म बिल्स लाए थे भारत सरकार ने पिछले साल। उन तीनों फार्म बिल के खिलाफ लगभग 1 साल से भी ज़्यादा फार्मर्स यूनियन ने, खासकर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया इन एरियाज़ अराउंड दिल्ली। बाद में सरकार ने इन प्रोटेस्ट के दबाव में आकर के 3 फार्म बिल्स विड्रॉ करने का फैसला लिया। अब उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि भारत सरकार बिल्कुल पहले दिन ही ऑन द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट पहले दिन ही 3 फार्म बिल्स को रिपील करने के लिए बिल रखेगी और तीनों फार्म बिल को पहले दिन ही वापस ले लिया जाएगा। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द पार्लियामेंट्स विंटर सेशन द 3 फार्म बिल्स विल बी विड्रॉन, ऐसा अनाउंस किया एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। लेकिन ये जो फार्मर्स यूनियन है इसके बावजूद भी अपना प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं कर रहे हैं। उनका डिमांड है कि अब फार्म बिल्स तो आप वापस लेंगे ही लेंगे, प्लस आपको एमएसपी का जो प्रोविज़न है, अभी तक तो भारत सरकार बस अपने मर्जी से लाती है थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, अब आप एमएसपी के प्रोविज़न को आप इसको एक लीगल प्रोविज़न बना दीजिए, एक कानूनी प्रोविज़न बना दीजिए, एक स्टैचूटरी प्रोविज़न बना दीजिए, इसके लिए कानून बना दीजिए। दैट इज़ द डिमांड बाय द फार्मर्स यूनियन। और वो कह रहे हैं कि जब तक ये कानून नहीं बनता तब तक वो अपने इस मूवमेंट को या प्रोटेस्ट को वापस नहीं लेंगे। अगर हाल फिलहाल में देखा जाए क्यों आखिर फार्मर यूनियन जो है वो लीगल गारंटी मांग रहा है एमएसपी के लिए, वो भी ज़रा देखते हैं वाई। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार लगभग और ये टोटल 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करती है। 7 उसमें से सीरियल क्रॉप्स हैं, जैसे पैडी, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार। 5 तरह के दाल हैं, 7 तरह के ऑयल सीड्स हैं, 4 और कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जैसे शुगर केन, कॉटन, कोपरा एंड रॉ जूट। इन सब पे भारत सरकार एमएसपी अनाउंस करती है ड्यूरिंग देयर सोइंग सीजन इटसेल्फ। एमएसपी टेक्निकली शुड बी मिनिमम ऑफ 50% ऑन द रिटर्न ऑफ द कल्टीवेशन कॉस्ट। इसका सरल शब्दों में मतलब यह है कि जितना किसान का खर्चा हुआ है उससे कम से कम 50% बढ़ा करके एमएसपी देना है किसानों को। That is the basic understanding regarding MSP. This was adopted by the Government of India on the basis of recommendation made by MS स्वामीनाथन कमिटी। MS स्वामीनाथन कमेटी ने रेकमेंड किया था भारत सरकार को, ये भारत सरकार ने कमेटी बनाई थी 2018 में, और उस कमेटी ने रेकमेंड किया कि कम से कम 50% रुपया, 50% कॉस्ट का आपको बढ़ा करके देना ऑन MSP ऑन क्रॉप्स टू द फार्मर्स। अभी होता क्या है, अब यहाँ पे इस डाटा को देखिएगा, फिर आप समझ जाएंगे कि क्यों MSP पे जो फार्मर्स यूनियन है वो लीगल गारंटी मांग रहे हैं, स्टैचूटरी प्रोविज़न मांग रहे हैं कि MSP के लिए कानून बना करके दीजिए। तो देखिए, MSP is only as good as its implementation, especially with India turning food surplus and crop prices tending to fall more than the rice। ध्यान से समझिए क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में MSP पे जो प्रोक्योरमेंट है वो काफ़ी कम हुआ है। देखिए, दो द गवर्नमेंट अनाउंसेज MSP फॉर 23 क्रॉप्स, इफ़ इट इफेक्टिवली प्रोक्योर्स ओनली अ थर्ड ऑफ दीज। तो जितना MSP, जितने क्रॉप पे MSP अनाउंस होता है, इफ़ेक्टिवली उनमें हार्डली, जैसे 23 क्रॉप्स पे MSP अनाउंस होता है, हार्डली 7 से 8 क्रॉप्स पे प्रोक्योरमेंट होता है। पहले बात तो ज़्यादातर जगहों पे MSP पे प्रोक्योर करने के लिए जो एजेंसी है FCI, उसके आउटलेट्स ही नहीं मिलते हैं फार्मर्स को, और जहाँ पे आउटलेट्स होते हैं वहाँ पे वो जो FCI है वो अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ख़रीदने से मना कर देती है। तो इफ़ेक्टिवली अगर देखा जाए तो MSP इज़ अवेलेबल हार्डली ऑन राइस, वीट, कॉटन, चना, अरहर या तूर दाल, मूंग, मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट। उसमें भी आप देखिए तो राइस, कॉटन और वीट पे तो ठीक ठाक सा MSP मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, जितना प्रोडक्शन हुआ 118.43 टन्स ऑफ मिलियन टन्स प्रोडक्शन हुआ राइस का, उसमें से 51.23 मिलियन टन्स प्रोक्योर हो गया था। मतलब 43% राइस प्रोक्योरमेंट होता है, 36% वीट प्रोक्योरमेंट होता है, 29% कॉटन प्रोक्योरमेंट होता है। धीरे धीरे आप देखिए प्रोक्योरमेंट रेट घटता जा रहा है। बाद के जो भी प्रोडक्ट्स हैं इनका प्रोक्योरमेंट लगभग नेग्लिजिबल होता है। सो फार्मर्स चाहते हैं कि अगर आपने कानून बना दिया, कानून बना करके MSP को बैकिंग दे दी, तो उसके बाद आप फिर सरकार को तमाम तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको MSP पे ख़रीदना होगा इफ़ेक्टिव तरीके से। द प्रॉब्लम इज़ राइट नाउ कि चूँकि ये कानून नहीं है तो इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी लीगल राइट्स टू द फार्मर। MSP इज़ जस्ट थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इट इज़ नो टिल नाउ नॉट ए लीगल प्रोविज़न, नॉट ए स्टैचूटरी प्रोविज़न। इसी कारण से प्रोक्योरमेंट किया तो किया FCI ने, अदरवाइज नहीं किया तो भी कोई उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, सिंस देयर इज़ नो स्टैचूटरी बैकिंग
टू एमएसपी दे कैन नॉट, द फार्मर्स कैन नॉट डिमांड कि उनका हर एक प्रोडक्ट जो है वो एमएसपी पे खरीदा एज ए मैटर ऑफ राइट। अब फार्मर्स यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार इसके लिए एक कानून बना दे और एमएसपी को एक स्टैचूटरी या मैंडेटरी स्टैचूटरी स्टेटस दे दे, ताकि उनका जो भी क्रॉप है एमएसपी पे, जो 23 तरह के क्रॉप्स हैं उन पे सब पे वो अपना प्रोडक्ट जितना चाहे उतना बेच सकें। अब प्रॉब्लम क्या है, भारत सरकार क्यों नहीं ये देना चाहती है? क्योंकि भारत सरकार के जो टोटल खर्चे हैं वो लगभग 4 लाख से 4.5 लाख करोड़ तक बढ़ जाएंगे अगर उन्होंने गारंटेड प्रॉमिस दे दिया थ्रू अ लीगल प्रोविजन कि नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एजेंसी FCI विल बाई फूड क्रॉप्स एट MSP इन ए स्टैचूटरी मैनर। तो कानून बना करके गारंटी देना विल कॉज सम ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समवेयर इन ट्यून ऑफ 4.5 लाख करोड़। इस टॉपिक के बेसिस पे ये 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about WTO ministerial meet, and this topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. WTO के बारे में कुछ ब्रीफली देख लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि WTO दुनिया की अकेली ऐसी ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नॉर्म्स को डिसाइड करता है। पूरे दुनिया भर में ग्लोबल ट्रेड, अलग अलग देशों में ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड के नॉर्म्स होते हैं वो WTO में डिसाइड होते हैं। WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 1995 एंड इट हैज़ हेडक्वार्टर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी जो पहली समिट हुई थी, पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो 1996 में हुई थी। ऑल मेजर डिसीजंस, ध्यान से समझिए, WTO का स्ट्रक्चर समझिए। WTO का काम क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी नियम कानून हैं, नॉर्म्स हैं, वो सेट करते हैं। तो WTO की 2 मेन बॉडी है। एक है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में कैसा है कि दुनिया के जो अलग अलग देश जो WTO के मेंबर हैं उनके कॉमर्स मिनिस्टर्स जनरली या कोई और मिनिस्टर उनके बिहाफ पे मिलते हैं। दुनिया के जो भी मेंबर कंट्री हैं WTO के, उनके मिनिस्टर्स मिलते हैं एट मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस 2 साल में इन जनरल एक बार होती है और मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सारे देश जो WTO के मेंबर हैं वो मिल करके फिर फैसला लेते हैं कि WTO के क्या क्या ट्रेड नॉर्म्स होंगे। तो ये बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है या बेसिक बॉडी है WTO की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे तमाम ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स बनाए जाते हैं, सेट किए जाते हैं। सो एज आई सेड, इट फ्रेम्स लॉज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। लगभग हर 2 साल पे एक बार ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है और यहाँ पे ट्रेड नॉर्म्स होते हैं। अब अगर दुनिया की कोई भी मेंबर कंट्री WTO की इस ट्रेड नॉर्म्स जो एक बार मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में फाइनलाइज हो गई है, उस ट्रेड नॉर्म को वायलेट करती है, तो उस कंट्री के खिलाफ दूसरा मेंबर कंट्री, WTO का जो दूसरा मेन बॉडी है, एपिलेट बॉडी, वहाँ पे उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। तो ये समझिए कि कोर्ट की तरह है एपिलेट बॉडी। इट एडजुडिकेट्स ट्रेड लॉज इन द केस ऑफ वायलेशन। अगर कोई कंट्री वायलेट करता है ट्रेड लॉज, तो उस केस में उसके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन किया जा सकता है। करंट न्यूज़ क्या है जिस कारण से हम WTO के बारे में पढ़ रहे हैं? तो WTO की 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जेनेवा में। इट वाज टू स्टार्ट फ्रॉम 30 नवंबर, यानी कल से शुरू होने वाला था, 3 दिसंबर तक चलने वाला था, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है इन द वेक ऑफ ओमिक्रॉन स्ट्रेन ऑफ कोविड-19। आपको पता है, कल ही इसके बारे में मैंने कवर किया कि WHO ने इस ओमिक्रॉन स्ट्रेन को जो साउथ अफ्रीका से निकल के आ रहा है, इसको कंसर्न, स्ट्रेन ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है। तो ये इस पे अभी भी डाउट है कि पता नहीं हमारे जो भी अभी तक के वैक्सीन्स हैं वो इस ओमिक्रॉन स्ट्रेन पे काम करेंगे या नहीं। अभी WTO की ये जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, ये काफ़ी टाइम बाद होने वाली थी। देखिए, क्योंकि नॉर्मली हर 2 साल पे WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन आखिरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2017 में हुई है। दैट वाज हेल्ड इन ब्यूनस एयर्स, अर्जेंटीना। तब से कोरोना के कारण ये बार बार एक्सटेंड हुआ है और अब एक बार फिर से एक कोरोना के नए स्ट्रेन के कारण WTO की ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एक्सटेंड हो गई है। ये जो आने वाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है WTO की, इसमें 3 इंपॉर्टेंट मुद्दों पे फैसला लिया जाना है। ऑफ कोर्स पहला फैसला ये है कि WTO का क्या स्टैंड होगा ऑन कंटेनिंग कोविड-19। वो कैसे इंटरनेशनल ट्रेड को सस्टेन करेंगे वाइल कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो ये WTO का अप्रोच फाइनलाइज किया जाना है कि इंटरनेशनल ट्रेड भी चलता रहे और कोविड
स्प्रेड भी ना हो। दूसरा, कर्ब ऑन फिशरी सब्सिडीज, तो दुनिया के अलग अलग देश जो फिशिंग में सब्सिडी देते हैं उस पर फैसला लिया जाना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है परमानेंट सॉल्यूशन टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम फॉर फूड सिक्योरिटी। आपको पता है कि WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सब्सिडी दी जाती है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है: ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी एंड एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी तमाम जो रिसर्च फंडिंग वगैरह से रिलेटेड है, या ब्लू बॉक्स सब्सिडी जिसको हम लोग प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी कहते हैं, जो ये 2 तरह की सब्सिडी इंडिया नहीं देता है, वो दोनों अलाउड हैं WTO में, दे आर कंसिडर्ड नॉट टू बी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। लेकिन जो तीसरी तरह की सब्सिडी है एम्बर बॉक्स सब्सिडी, जो मेनली इंडिया अलाउ करता है या देता है अपने फार्मर्स को थ्रू MSP, वो उस पर कई ज़्यादा लिमिटेशंस हैं अंडर WTO's एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसमें लिमिटेशंस हैं कि जो 1986, 87 और 88 के जो प्राइस थे ये तमाम क्रॉप्स के, जैसे हमने देखा 23 क्रॉप्स थे जिस पे MSP हम प्रोवाइड करते हैं, तो 96, 97, 98 का जो एवरेज प्राइस था इन तीनों क्रॉप का, इन तमाम 23 क्रॉप्स का, उन 3 सालों में 86, 87, 88 में, उसका बस 10% तक सब्सिडी इंडिया प्रोवाइड कर सकता है टू इट्स फार्मर्स इन करेंट टाइम। अब सोचिए कितना कम होगा, उस टाइम में ये सब क्रॉप्स के दाम कितने कम होंगे, उसका बस 10% हम सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हम करेंगे तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ एम्बर बॉक्स सब्सिडी प्रिंसिपल अंडर एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ WTO। अब ये नियम है लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 2013 में जब WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी बाली में, तो उस टाइम में डिमांड किया गया कि अब ये जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे एम्बर बॉक्स सब्सिडी पे लिमिटेशन है, दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड। उस टाइम में इंडिया ने इस पे पीस क्लॉज ले लिया था। पीस क्लॉज मतलब उस टाइम के लिए टाल दिया गया था कि वी विल फाइंड ए सॉल्यूशन टू दिस। लेकिन अब आने वाला जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया पे प्रेशर डालें कि अब आपको ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी कि जो लिमिटेशन है 10% उसको फुलफिल करने ही होंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो आज का जो पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल है, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं और दोनों सरकार को 2 अलग डायरेक्शंस में खींच रहे हैं। एक तरफ फार्मर्स यूनियन कह रहा है कि हमें गारंटेड तौर पे, लिखित तौर पे कानून बना करके MSP पे गारंटी दो कि तुम MSP करोगे, और यहाँ WTO में दुनिया के कंट्रीज प्रेशराइज कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एम्बर बॉक्स सब्सिडी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आपको अपने MSP के सब्सिडी को कट डाउन करने हैं बिलो 10% एंड नॉट 10% ऑफ करंट प्राइस, 10% ऑफ द प्राइस ऑफ 86, 87, 88 विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो अब सरकार जो है दोनों तरफ से फंस गई है। आने वाला जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा, अब तो कहिए ओमिक्रॉन के कारण कुछ दिन और डिले हो गया है, लेकिन आने वाला जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें ये जो तीसरा मुद्दा है ये देखने लायक होगा कि उस पर दुनिया की कंट्रीज का क्या स्टैंड है, इंडिया के वो कितना प्रेशराइज करते हैं और भारत सरकार अपने आप को किस तरह से डिफेंड करती है। भारत सरकार इस विंटर सेशन में कैसे पार्लियामेंट में बिना कोई MSP को पे बिल लाए हुए बचती है, कैसे फार्मर्स यूनियन के इस प्रोटेस्ट से बचती है, और कैसे यहाँ WTO में दुनिया के देशों के दबाव से बचती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बीइंग पुल्ड अवे इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस बाय दीज 2 ऑर्गेनाइजेशंस, WTO में अलग और यहाँ पे फार्मर्स यूनियन अलग। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about James Webb Telescope. This topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. देखिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा द्वारा डेवलप किया टेलीस्कोप है जो अभी तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है नासा का। इट विल बी रिप्लेसिंग हुबल स्पेस टेलीस्कोप जिसका टाइम अब खत्म हो चुका है। हुबल स्पेस टेलीस्कोप अब इसको फेज आउट किया जाएगा धीरे धीरे और उसको रिप्लेस करेगा ये जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो हुबल वेब टेलीस्कोप से या हुबल स्पेस टेलीस्कोप से लगभग 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसको नाम को लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि जो जेम्स वेब साहब थे, ही वाज ए फॉर्मर नासा एडमिनिस्ट्रेटर, तो नासा के ऑफिसर थे जेम्स वेब साहब, जिसके नाम के बाद ये जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम दिया गया है। लेकिन जेम्स वेब साहब जो थे वो थोड़े LGBT कम्युनिटीज़ के खिलाफ थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। सो उनके टाइम में उन्होंने कई सारे होमोसेक्सुअल्स को नौकरी से निकाल दिया था नासा से। तो इस कारण से आज के टाइम में जो होमोसेक्सुअल ग्रुप्स हैं, LGBT कम्युनिटी हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम बदला जाए, सिंस दिस पर्सन वाज नॉट फ्रेंडली टू LGBT कम्युनिटी या होमोसेक्सुअल्स। अभी करंट न्यूज़ ये है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप बन करके
पूरी तरह से तैयार हो गया और आने वाले 3-4 दिनों में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। एंड इट इज़ नासाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप टिल नाउ। इसमें 4 तरह के इंफ्रारेड कैमराज लगे हुए हैं, नियर इंफ्रारेड कैमराज, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, नियर इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, नियर इंफ्रारेड इमेजर्स। इतने सारे इंफ्रारेड ग्राफ्स इसलिए लगे हैं क्योंकि इस जेम्स वेब टेलीस्कोप से उम्मीद की जा रही है कि दुनिया में जो पहली बार लाइट क्रिएट हुई थी, पहली लाइट क्रिएट हुई थी आफ्टर बिग बैंग, उसको भी हम कैप्चर कर पाएँ। हुआ क्या, बिग बैंग हैपेंड अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। उसके लगभग 1500 से बिग बैंग हैपेंड अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। उसके लगभग 150 to 200 मिलियन ईयर्स बाद पहला स्टार बना और उस पहले स्टार से जो लाइट निकली है वो लाइट अभी तक कितना 13.8 बिलियन ईयर्स डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी। अब इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को इस तरह से प्लेस किया जाएगा कि वो पहला लाइट जो पहले स्टार से क्रिएट हुआ था उसको वो कैप्चर करे, और पहला लाइट ये कैप्चर करेगा और उसके मदद से फिर हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम है वो कैसे बना है उसके बारे में हम और समझें। सो दैट विल बी द जॉब और दैट विल बी द स्कोप ऑफ जेम्स वेब टेलीस्कोप, जहाँ पे पहली लाइट को ये कैप्चर करेगा, कैसे असेंबलीज ऑफ गैलेक्सीज बने हैं वो कैप्चर करेगा, बर्थ ऑफ स्टार्स को समझने की कोशिश करेगा, एंड कैसे हमारा प्लानिटरी सिस्टम और जनरेट हुआ है, कैसे हमारे प्लानिटरी सिस्टम में लाइफ आई हैं, इसको स्टडी करने की कोशिश करेगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। The next article is taken from Assam segment. It is about microfinance relief scheme. This topic is important from our syllabus paper for Assam economic point of view. तो देखिए, चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने एक स्कीम लॉन्च कर दी है विथ रेस्पेक्ट टू माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, जिसका नाम है असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम 2021। इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम कॉलेजिएट हाई स्कूल प्लेग्राउंड इन तेजपुर। देखिए, ये स्कीम तो असम सरकार ने असम बजट में ही अनाउंस कर दिया था। इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखते हैं। अभी बस ये हुआ है कि इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है फॉर्मली, नहीं तो बजट में अनाउंस कर दिया गया था कि इस स्कीम को लाया जाएगा। इस स्कीम का टोटल बजटरी एलोकेशन है 7,500 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपीज़। इसमें कैसा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस देते हैं हमारे स्टेट में अलग अलग लोगों को, उनसे रिलेटेड ये स्कीम है। कई सारे लोग ये पैसा नहीं चुका पा रहे हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर के, उनके लिए स्कीम है। तो देखिए, इसमें क्या है, जितने भी लोगों ने लोन ले रखा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी वो है जो अपना लोन रेगुलर तरीके से चुका रहे हैं। उन सारे तरह के लोगों को 25,000 रुपये का इंसेंटिव दिया गया है, मनी असिस्टेंस दिया गया है कि फ्यूचर में अपने लोन को और अच्छे से चुकाएं। तो भाई वो चुका रहे हैं, रेगुलरली रिपे कर रहे हैं, उनको 25,000 रुपये सरकार ने और दिए हैं कि आप इसी तरीके से फ्यूचर में भी अपने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिए हैं उसको आप चुकाते रहें। दूसरे वो लोग हैं जिनका लोन डिले हो गया है, कुछ टाइम से वो अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं, और वो टाइम पीरियड अगर 1 to 89 डेज़ का है, मतलब अभी तक एनपीए नहीं बना है। आपको पता है कि अगर लोन अमाउंट जो ईएमआई अमाउंट है वो अगर 90 डेज से ज़्यादा डिले हो जाता तो वो लोन एनपीए बन जाता है। तो ऐसे लोग हैं जिनका लोन डिले हुआ है बट एनपीए नहीं बना है, मतलब 1 to 89 डेज में है, उनको 25,000 रुपये तो देगी ही सरकार, प्लस उनके जो भी बकाया राशि हैं उनको भी क्लियर करेगी। इट विल क्लियर ऑफ द ओवर ड्यूज टू दीज पीपल। और तीसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जिनका लोन एनपीए बन चुका है, मतलब उनके 90 दिनों से ज़्यादा डिले हो चुके हैं उनके लोन अकाउंट को, उन तरह के लोन अकाउंट को असम सरकार पूरी तरह से वेवर देगी। उनका पूरा का पूरा पैसा असम सरकार उनके बिहाफ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को देगी। लेकिन जो तीसरे कैटेगरी के लोग हैं, इनको स्पेशल एप्लीकेशन फाइल करना होगा अपने लोन को वेव ऑफ कराने के लिए। उसमें उनको एक्सप्लेन करना होगा कि उन्होंने अपना लोन का अमाउंट क्यों नहीं चुकाया है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट सही है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। और अगर इसको अरेंज किया जाए तो सबसे पहले लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई, फिर सॉन्डर्स का मर्डर हुआ, भगत सिंह ने सॉन्डर्स को मारा, फिर पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लाया गया और बाद में फिर दांडी मार्च हुआ इन बाय महात्मा गांधी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।